नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प सफ़र पर निकलने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सूचना यानी इन्फॉर्मेशन जैसी एक अमूर्त सी दार्शनिक अवधारणा आखिर कैसे किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए एक बेहद ज़रूरी प्राणवायु यानी ऑक्सीजन बन गई। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय की गहराई में उतरते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज की इस चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे लोकतंत्र और सूचना से, फिर इसके दार्शनिक आधार, ऐतिहासिक विकास, अभिव्यक्ति बनाम सूचना, भारत में आरटीआई और अंत में सुशासन और बदलाव पर बात करेंगे। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं। लोकतंत्र और सूचना, जो कि किसी भी खुले समाज की सबसे पहली बुनियाद है। देखिए, किसी भी लोकतंत्र की असली बुनियाद इस बात पर टिकी होती है कि वहां व्यवस्था में कितना खुलापन है। आम नागरिकों को ये जानने का पूरा हक है कि आखिर उनके चुने हुए प्रतिनिधि कर क्या रहे हैं। अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति जेम्स मैडिसन ने करीब 177 साल पहले एक बहुत ही जबरदस्त बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लोकप्रिय जानकारी के बिना एक लोकप्रिय सरकार महज एक मजाक या फिर किसी त्रासदी की शुरुआत भर है। जरा सोचिए, अगर शासन करने वाले ही जानकारी छुपाने लगें तो फिर अज्ञानता का ही राज होगा ना। बिल्कुल। और यहीं से हमारी आज की चर्चा का सबसे जरूरी रूपक या कहें तो एक मेटाफर निकलकर आता है। सूचना तक पहुंच वास्तव में एक लोकतांत्रिक समाज का ऑक्सीजन है। एकदम सच। जिस तरह इंसानों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह एक लोकतांत्रिक समाज को जिंदा रहने और फलने फूलने के लिए सटीक सूचना की दरकार होती है। यही वो इकलौती चीज है जो कुप्रबंधन और भ्रष्ट प्रथाओं के खिलाफ हमारे लिए सबसे बड़ी ढाल का काम करती है। अब आते हैं भाग 2 पर, सूचना का दार्शनिक आधार और मानव विकास में इसकी क्या भूमिका रही है। आधुनिक राजनीति से थोड़ा पीछे हटकर अगर हम इसकी दार्शनिक जड़ों को टटोलें तो अंग्रेजी का ये जो इन्फॉर्मेशन शब्द है ना, वो दरअसल लैटिन भाषा के फॉर्मेशो और फॉर्मा से निकला है। इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है किसी चीज को आकार देना या एक प्रतिरूप बनाना। ये बात कितनी खूबसूरती से समझाती है कि सूचना कैसे हमारे विचारों को एक सही आकार देती है और हमारे दिमाग से हर तरह की अस्पष्टता या अज्ञानता को एकदम दूर कर देती है। महान दार्शनिक फ्रांसिस बेकन का वो मशहूर कथन तो सुना ही होगा आपने, ज्ञान वो शक्ति है जो सूचना से आती है। ये बात सीधे तौर पर ज्ञान रूपी कच्चे माल को ताकत हासिल करने के साधन से जोड़ती है। मतलब साफ है, अगर सूचना नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा, और बिना ज्ञान के सच्ची शक्ति कभी हासिल की ही नहीं जा सकती। है ना एकदम पते की बात। इसी वैचारिक कड़ी में एक और बड़ा नाम आता है, अनुभववादी विचारक जॉन लॉक का। उनका तर्क बहुत ही दिलचस्प है। वो मानते थे कि कोई भी इंसान जन्म से ही कोई दिव्य ज्ञान लेकर पैदा नहीं होता। शुरुआत में हमारा मानव मन एकदम एक खाली स्लेट या कह लीजिए कोरे कागज की तरह होता है। ये मन अपनी 5 इंद्रियों के जरिए जो भी सूचना ग्रहण करता है, बस उसी से पोषित होता है। अगर उसे सही सूचना रूपी ऑक्सीजन मिले ही ना, तो कोई भी व्यक्ति सही और गलत का फैसला कैसे कर पाएगा। इस दार्शनिक सफर में जॉन मिल्टन की ऐतिहासिक किताब एरियोपेजिटिका का जिक्र करना भी बेहद जरूरी है। उनका बड़ा ही दमदार तर्क था कि सत्य यानी सच अपने आप में सर्वशक्तिमान होता है। उसे किसी सरकारी लाइसेंस या किसी के दमन की कोई जरूरत नहीं है। सच को पनपने के लिए बस एक मुक्त वातावरण चाहिए। ज्ञान के कई रूप होते हैं और हर एक नागरिक को अपनी सोच पर पूरी तरह से संप्रभु यानी आजाद होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, ऐतिहासिक विकास और इस अधिकार की वैश्विक यात्रा। इन भारी भरकम दार्शनिक सिद्धांतों से थोड़ा बाहर निकलकर अगर हम वास्तविक दुनिया की टाइमलाइन पर नजर डालें तो कुछ दिलचस्प चीजें दिखती हैं। साल 1766 में स्वीडन दुनिया का वो पहला देश बना जिसने प्रेस स्वतंत्रता अधिनियम लाकर सूचना की पहुंच को पक्का किया। फिर 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया और सूचना की स्वतंत्रता को एक मौलिक मानव अधिकार मान लिया। इसके बाद 1970 के दशक में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों ने जनता के जानने के अधिकार की जोरदार वकालत की, और बस इसके बाद तो पूरी दुनिया में एक लहर सी दौड़ गई। इसी का नतीजा था कि साल 2005 में भारत ने भी अपना बहुचर्चित आरटीआई अधिनियम पारित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आधुनिकीकरण और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ने मिलकर इस वैश्विक आंदोलन को जबरदस्त मजबूती दी। अब चर्चा करते हैं भाग 4 की, अभिव्यक्ति बनाम सूचना। ये दो भिन्न अधिकार कैसे हैं? यहाँ पर नागरिक अधिकारों से जुड़ी एक बहुत ही बारीक लेकिन बेहद जरूरी वैचारिक भिन्नता को समझना होगा।
कई बार हम लोग भाषण की स्वतंत्रता और सूचना की स्वतंत्रता को एक ही तराजू में तौल लेते हैं, क्योंकि भाई ये दोनों एक दूसरे से जुड़े जो हुए हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है अपने विचारों को खुलकर रखना। ये एक सक्रिय यानी एक्टिव अधिकार है। लेकिन दूसरी तरफ सूचना की स्वतंत्रता का मतलब है सरकारी अधिकारियों के पास मौजूद रिकॉर्ड्स तक पहुंच बनाना। ये सुनिश्चित करता है कि सरकार अतीत में क्या कर रही थी, आज क्या कर रही है और भविष्य के क्या प्लान्स हैं। इसकी पूरी खबर जनता को होनी ही चाहिए। अब आते हैं हमारे सबसे अहम हिस्से भाग 5 पर। भारत में आरटीआई यानी सूचना का अधिकार 2005। वैश्विक इतिहास से निकलकर अगर हम सीधे अपने देश भारत पर फोकस करें तो भाई ये अधिकार हमें यहाँ थाली में सजकर नहीं मिला था। इसके पीछे एक लंबा संघर्ष है। मजदूर किसान शक्ति संगठन, नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन और भारतीय प्रेस परिषद जैसे कई संगठनों द्वारा चलाए गए एक जबरदस्त राष्ट्रव्यापी अभियान ने ही इस मांग को जन्म दिया। ये उन्हीं जमीनी अभियानों का असर था जिसने आखिरकार सरकार को उस विधायी कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया जिसने आगे चलकर 2005 के सूचना के अधिकार अधिनियम का रूप लिया। तो सवाल उठता है कि इस आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत आम जनता को जमीनी स्तर पर आखिर अधिकार मिले क्या? कानून ने बिल्कुल साफ कर दिया कि कोई भी नागरिक सरकारी कार्यों, दस्तावेजों और अभिलेखों का मुआयना कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग उन दस्तावेजों की टिप्पणियां या सर्टिफाइड कॉपीज भी ले सकते हैं। और क्योंकि तकनीकी युग आ चुका था, इसलिए डिस्केट, फ्लॉपी, वीडियो कैसेट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में डेटा हासिल करने का अधिकार भी इस कानून ने सीधे जनता के हाथों में सौंप दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि इस अधिनियम की नज़र में आखिर सूचना की परिभाषा है क्या। सच कहूं तो ये परिभाषा बेहद व्यापक है। इसमें किसी भी रूप में मौजूद कोई भी सामग्री शामिल हो सकती है, फिर चाहे वो कोई पुराना रिकॉर्ड हो, मेमो हो, ईमेल, किसी की राय, प्रेस रिलीज या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि किसी प्राइवेट संस्था से जुड़ी वो जानकारी भी इसके दायरे में आती है जिस तक पहुँच का अधिकार किसी सरकारी अथॉरिटी के पास है। यही जो इसका इतना बड़ा दायरा है ना, बस यही इस कानून को इतना ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। और अब हमारी चर्चा का आखिरी हिस्सा, भाग 6, सुशासन और सामाजिक परिवर्तन में आरटीआई का रोल। अंत में हमें ये समझना होगा कि आखिर इस एक अधिनियम ने सरकार और नागरिकों के बीच के रिश्ते को कैसे बदल कर रख दिया। देखिए, एक मजबूत राष्ट्र केवल बड़ी सेना या बहुत सारे पैसों से नहीं बनता। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि वहां का प्रशासन कैसा है, सुशासन कैसा है। सुशासन के 5 मुख्य स्तंभ होते हैं: खुलापन, लोगों की भागीदारी, जवाबदेही, प्रभावशीलता और सुसंगतता। जब सरकार के कामकाज से वो पुरानी सीक्रेसी या गोपनीयता की परत हटती है और पारदर्शिता आती है, तभी तो आम लोग सरकारी तंत्र पर एक असली लोकतांत्रिक कंट्रोल रख पाते हैं। इसीलिए इसे महज एक कानून मत मानिए, ये दरअसल हमारे समाज में बदलाव लाने का एक बेहद असरदार टूल है। आज के इस एक्सप्लेनर का अंत हम एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ करेंगे। जरा सोचिए, जब कोई सरकार अपनी ही जनता पर विश्वास करने से इनकार कर देती है, तो क्या एक दिन जनता भी बदले में उस सरकार से अपना भरोसा वापस नहीं ले लेगी? बिल्कुल ले लेगी। असली मायने में लोकतंत्र तभी कामयाब होता है जब आम लोगों को ये अच्छे से पता हो कि उन पर शासन आखिर कर कौन रहा है और कैसे कर रहा है। सरकार और जनता के बीच का आपसी विश्वास और कामकाज में पारदर्शिता, यही वो ऑक्सीजन है जो हमारे लोकतांत्रिक समाज को जिंदा रखती है। हमें उम्मीद है कि इस विश्लेषण से इस पूरे विषय की गहराई को समझने में आपको मदद मिली होगी। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।